नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इस टॉपिक से विगत वर्षों में जो भी क्वेश्चन आए हैं, विशेषकर सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में, आज हम इसका यहाँ वीडियो सॉल्यूशन आपको करवाएंगे फुल डिटेल के साथ। तो आप हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है जो सेल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था? तो ये हो जाएगा श्लाइडेन और श्वान के द्वारा। ल्यूवेनहॉक, यहाँ जो चार ऑप्शन हम इसका भी डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो जहाँ ल्यूवेनहॉक है, ये एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक है इसका पूरा नाम, और इसने की थी जीवित कोशिका की खोज। ठीक है। रॉबर्ट हुक ने की थी कोशिका की खोज, और जो रूडोल्फ विर्चो है इसने की थी, मतलब इसने ये बताया था कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। ठीक है, हम इसका डिटेल देख लेते हैं। इसका आंसर तो हो जाएगा श्लाइडेन और श्वान। व्याख्या, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, ये मृत कोशिका थी। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने की। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन मैथियास, श्लाइडेन और ये श्वान द्वारा किया गया था। ठीक है। समस्त सजीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, समस्त सजीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, और नई कोशिकाएं केंद्रक से मुकुलन द्वारा उत्पन्न होती हैं। कोशिका सिद्धांत के अपवाद कौन कौन से हो जाएंगे? तो कोशिका सिद्धांत के अपवाद हो जाएंगे वायरस, पायरॉइड्स और प्रियॉन्स। ठीक है। कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण रूडोल्फ विर्चो ने किया था 1855 में। रूडोल्फ विर्चो ने क्या किया देख लेते हैं। रूडोल्फ विर्चोव ने बताया था कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं में विभाजन से होता है, जिसे ओमिनी सेलुला ई सेलुला कहते हैं। ठीक है। सभी सजीव कोशिकाओं और उसके उत्पादकों से बने होते हैं। कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। छोटे एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। तो ये क्रियात्मक, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? कोशिका को। सजीव का अस्तित्व कोशिकाओं में होता है। ठीक है। नोट, कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? तो कोशिका में केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। कब की थी? तो 1831 में। ठीक है। किस पादप में, कहाँ, मतलब किस में की थी? तो ये पादप था ट्रेडेस्केंसिया। कौन सा था? ट्रेडेस्केंसिया पादप था। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पूर्ण शक्त कोशिका होती है, तो इसका हो जाएगा संपूर्ण जीव में विकसित होने में सक्षम। मतलब एक ऐसी कोशिका जो एक पूरे सजीव का निर्माण कर सकती है, उसे कहते हैं पूर्ण शक्त कोशिका। ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। जब कोशिकाओं में विभाजन और पुनर्विभाजन क्षमता पाई जाती है तो कोशिकाओं को पूर्ण शक्त कोशिका कहलाती है, जैसे टोटीपोटेंट कहलाती है, इंग्लिश में इसे कहते हैं। कोशिकीय पूर्ण शक्तता के लिए सर्वप्रथम स्टीवर्ड ने गाजर के फ्लोएम में किया था। ठीक है। कोशिकीय पूर्ण शक्तता शब्द का सर्वप्रथम सुझाव ही है गोल्टिव हेबरलैंड ने दिया। जब एक कोशिका में संपूर्ण सजीव में रूपांतरण विकसित होने की क्षमता होती है तो उसे कोशिका पूर्ण शक्त कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पादप कोशिका में केंद्रक की स्थिति होती है, तो पादप कोशिका में केंद्रक परिधि में होगा, मतलब एक तरफ। ठीक है। पादप कोशिका में केंद्रक की स्थिति परिधीय है, क्योंकि पादप कोशिका में बड़ी बड़ी केंद्रकीय रिक्तिकाएं उपस्थित होती है। नोट, जंतु कोशिकाओं में केंद्रक मध्य में स्थित होता है। ठीक है। तो पादप कोशिकाओं में केंद्रक का परिधि में होगा, और जंतु कोशिका में सेंटर में होगा, केंद्रक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली से संबंधित तरल मोज़ेक मॉडल का प्रतिपादन, ये फर्स्ट ग्रेड 2018 में क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ये होगा सिंगर और निकोलसन ने। व्याख्या देख लेते। कोशिका झिल्ली से संबंधित तरल मोज़ेक मॉडल का प्रतिपादन सिंगर और निकोलसन ने किया था। इसके अनुसार लिपिड के समुद्र में प्रोटीन के हिमखंड होते हैं। प्लाज्मा झिल्ली 75 अंगस्ट्रॉन मोटी लिपिड और प्रोटीन से निर्मित होती है। सिंगर और निकोलसन के अनुसार कोशिका झिल्ली में लिपिड विरेल फ्लिप फ्लॉप कर सकते हैं, परंतु प्रोटीन नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में डीएनए मौजूद नहीं होता? फर्स्ट ग्रेड 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कोशिका डीएनए मौजूद नहीं होता। तो देखो, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है और न्यूक्लियस में होता है। किस में नहीं होता पूछा है तो गोल्जी उपकरण में नहीं होगा। एक और क्वेश्चन होता है कि कौन सा कोशिकांग दोहरी झिल्ली से परिबद्ध नहीं है? आइए यहाँ देख लेते हैं। दोहरी झिल्ली युक्त 3 कोशिकांग जिनमें स्वयं का डीएनए भी मौजूद होता है। मतलब ये कह रहा है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस ये सब दोहरी झिल्ली से परिबद्ध है, और जो दोहरी झिल्ली से परिबद्ध होता है उसमें अब स्वयं का डीएनए होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्जी उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति की मध्य पटलिका बनी होती है। तो ये बनी होती है पेक्टिन पदार्थ से बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेक्टिन की। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति केवल पादप में पाई जाती है। पादप की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से निर्मित होती है, कवकों की काइटिन से होती है और शैवालों की सेल्यूलोज, गैलेक्टेस और मेनोन्स से निर्मित होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति में एन एसिटाइल ग्लूकोसाइमिन और एन एसिटिल म्यूमेरिक अम्ल से निर्मित होती है। अब कोशिका झिल्ली का कोशिका सेल वॉल, मध्य पटलिका कैल्शियम मैग्नीशियम के पेक्टेट्स से होते हैं और प्राथमिक भित्ति कार्यता वृद्धि और वितरण मतलब फैलना की क्षमता होती है इसमें। द्वितीयक भित्ति होती है लिग्निन और सुबेरिन की बनी होती है। तृतीयक भित्ति जिम्नोस्पर्म वाहिकाओं में जाइलिन से निर्मित होती है। नोट, कोशिका भित्ति की उत्पत्ति कोशिका विभाजन की टीलोफेज अवस्था में अंतःप्रदव जालिका से होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। एक बार रिपीट कर लेते हैं। कोशिका भित्ति की उत्पत्ति कोशिका विभाजन की टीलोफेज अवस्था में, किस फेज में? टीलोफेज अवस्था की में होता है। और ये किसके कारण होता है? अंतःप्रदव जालिका से होता है। किससे होता है? अंतःप्रदव जालिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्रकाशिकीय शोषण के लिए आवश्यक है? प्रकाशिकीय शोषण के लिए कौन सा कोशिकांग आवश्यक है? तो ये हो जाएगा पेरोक्सिसोम। ठीक है, अब देख लेते प्रकाशिकीय शोषण क्या है। प्रकाशिकीय शोषण में निम्नलिखित 3 कोशिकांग भाग लेते हैं। कौन कौन से 3 है? तो ये पेरोक्सिसोम, हरितलव और माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। पेरोक्सिसोम में पेरोक्साइड्स उत्पादित करने वाले एंजाइम जिसे ऑक्सीडेस कहते हैं, तथा पेरोक्साइड नाशक जो इसको अवरुद्ध करते हैं उसे कहते हैं कैटालाइज कहते हैं, जो कि पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली कहते हैं? तो ये कहते हैं लाइसोसोम को कहते हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं क्योंकि कई बार उचित कारणवश लाइसोसोम कोशिका में ही फट जाता है, जिससे निकले एंजाइम कोशिका में उपस्थित अवयवों का पाचन कर नष्ट कर देते हैं। लाइसोसोम एक बहुरूपी कोशिकांग है जो अंतः कोशिकीय पदार्थों के पाचन में सहायक होता है। लाइसोसोम के कार्य क्या क्या है? तो लाइसोसोम के कार्य देख लेंगे। अंतः कोशिकीय पदार्थों का पाचन करना। देखो, ये लाइसोसोम में क्या पाचक एंजाइम्स होते हैं। जब ये लाइसोसोम फट जाता है तो कोशिका के अंगों को भी पचा जाता है, इसलिए इसे आत्मघाती थैली कहते हैं। निषेचन में सहायक अर्थात अंड कोशिका में नर युग्मक के प्रवेश हेतु झिल्ली का पाचन कर मार्ग बनाती है। कोशिका विभाजन में सहायक है। अंकुरित बीजों में संचित भोजन का पाचन कर अंकुरण हेतु उपलब्ध करवाना। और इम्पोर्टेंस नोट से कुछ देख लेते हैं इनको। कोशिका का ऊर्जाघर किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहेंगे। ठीक है, आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहेंगे। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस गोल्जी उपकरण को कहेंगे, मतलब गोल्जी बॉडी को कहेंगे। कोशिका का एक्सपोर्ट्स हाउस, ये भी गोल्जी उपकरण को कहेंगे। कोशिका की बेकर्स बॉडी गोल्जी उपकरण को कहेंगे। कोशिका का अंतःकंकाल किसे कहेंगे? ये अंतःप्रदव जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। कोशिका का रसोईगण क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। अर्धस्वायत्तशासी अंग माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहेंगे? राइबोसोम। राइबोसोम भी 2 प्रकार के होते हैं, 70 और 80। राइबोसोम की फैक्ट्री किसे कहते हैं? केंद्रिका को कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री को सबको पता है, राइबोसोम कहते हैं। और राइबोसोम की फैक्ट्री किसे कहेंगे? तो ये केंद्रिका को कहेंगे। ठीक है, सेल्फ रिपब्लिकेशन ऑर्गन, ये तारक का है, ये स्वतः ही निर्माण हो जाता है इसका। बैलगाड़ी के पहिए के समान कोशिकांग, ये तारक का है, ये भी तारक का को कहेंगे। कोशिका का निर्देशक केंद्रक न्यूक्लियस को कहेंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, और पसंद आ रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गोल्जी कार्यों का एक मुख्य कार्य है, ये 2nd ग्रेड 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है।
गोल्जी कार्यों का मुख्य कार्य क्या है, तो देख लेते हैं। प्रकाश अनाधारित प्रकाश संश्लेषण, किण्वन में इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र से मतलब ईटीएस, प्रोटीन के रूपांतरण, तो गोल्जी उपकरण का कार्य क्या है, प्रोटीन का रूपांतरण। तो चौथा हमारा सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। गोल्जी काय को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस या यातायात प्रबंधन कहते हैं। इसकी खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने की थी। इसका अन्य नाम डिक्टियोसोम। पादपों के गोल्जी बॉडी को क्या कहते हैं, तो डिक्टियोसोम कहेंगे। अन्य नाम में लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहेंगे। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जैसे ये इसको कहते हैं लाइपोकॉन्ड्रिया कहते हैं। गोल्जीसोम भी कहेंगे, डॉल्टन कॉम्प्लेक्स भी कहेंगे, बेकर्स बॉडी भी कहेंगे। बेकर्स बॉडी इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है। गोल्जी काय में फॉर्मेटिंग फेज या सीस फेज, केंद्र के समीप तथा मैच्यूरेशन फेज तथा ट्रांस फेज जीव द्रव्य कला की ओर बनते, मतलब सीस फेज और ट्रांस फेज वाला। गोल्जी बॉडी की उत्पत्ति एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होती है, ठीक है। गोल्जी का एकल आवरण से घिरा कोशिकांग है। गोल्जी का एकल आवरण से घिरा हुआ कोशिकांग। दोहरे आवरण से हमने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम यही थे। गोल्जी के कार्य कौन से, मुख्य कार्य स्त्रवण है तथा स्त्रावी कोशिकाओं में इसकी संख्या अधिक होती है। लाइसोसोम के निर्माण में सहायक है। लाइकोप्रोटीन एवं ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का मुख्य स्थल है। शुक्र जनन के समय शुक्राणुओं के एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी काय में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिडल लेमिला में पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ निम्न में से किसके द्वारा फ्रेगमोप्लास्ट से मुक्त किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा गोल्जी काय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम में पाए जाने वाले किण्वन हैं, तो ये हो जाएगा हाइड्रोलिजेज। तो हमारा क्वेश्चन था लाइसोसोम में पाए जाने वाले किण्वन है, तो ये हो जाएगा हाइड्रोलिजेज। ये फर्स्ट ग्रेड 2018 में पूछा गया। लाइसोसोम, इसकी व्याख्या क्या होगी, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। लाइसोसोम की खोज किसने की थी, डी ड्यूए ने की थी, ठीक है। लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो अंतःकोशिकीय पाचन में सहायक होते हैं। लाइसोसोम का आंतरिक पीएच कितना होता है, 4 से 5 होता है, मतलब अम्लीय प्रकृति के होते हैं। लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी काय और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइसोसोम बहुरूपी कोशिकांग है, मतलब प्राथमिक द्वितीय तृतीय बहुत रूप है इसके। लाइसोसोम एकल झिल्ली से घिरा हुआ, ये भी एकल झिल्ली था, लाइसोसोम एकल झिल्ली से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम की आंतरिक पीएच कितना होता है, तो अभी हमने बताया था ये अम्लीय प्रकृति का था और 4 से 5, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है, यह किसने कहा था, ये कहा था आपने अभी, रुडोल्फ विर्चो ने। फर्स्ट ग्रेड 2018 दो बार आ गया और इजी क्वेश्चन है, रुडोल्फ विर्चो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। पादप कोशिकाओं में, तो ये हो जाएगा तारक केंद्रक, ये पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। ये फर्स्ट ग्रेड 2018 में आया क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पादप कोशिका में तारक केंद्र, जिसे सेंट्रियोल कहते हैं, अनुपस्थित होता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, ठीक है, याद रखना। पादप कोशिकाओं में तारक काय नहीं पाया जाएगा और जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी। जंतु कोशिका में तारक काय उपस्थित होता है जो कि स्पाइंडल फाइबर के निर्माण में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकनी अंतर्प्रदो जालिका किसके संश्लेषण में शामिल होती है, तो ये हो जाएगा वसा के। ये फर्स्ट ग्रेड 2018 में, ये किसा वसा में हो जाएगा। यहाँ इसकी फुल डिटेल्स है, हम देख लेते हैं। अंतर्प्रदो जालिका की खोज पोर्टर ने की थी, किसने की थी, पोर्टर ने, तथा इसे कोशिका का अंतःकंकाल भी कहा था, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें जिसे अंतर्प्रदो जालिका कहते हैं। कि अंतर्प्रदो जालिका दो प्रकार की, खुरदरी और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और सीस और चिकनी सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतर्प्रदो जालिका। तो जो खुरदरी अंतर्प्रदो जालिका यह करेगी प्रोटीन का संश्लेषण कार्य करेगी। राइबोसोम की उपस्थिति के कारण
बेसोफिलिक प्रकृति का होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 3 भाग होते हैं, सिस्टर्नी, वेजाइकल्स और ट्यूबिकल्स। और चिकनी अंतःप्रदेश जालिका में हो गए, सतह पर राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं जिसके कारण ये चिकनी होते हैं, और राइबोसोम पाए जाते हैं तो खुरदरी होते हैं। ठीक है, ये अगर राइबोसोम उपस्थित ही नहीं है तो प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा, तो प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा तो ये किसका, वसा का निर्माण करेंगे। उदाहरण पेशीय कोशिकाएं और यकृत कोशिकाएं। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सर्वाधिक मात्रा में सिस्टर्नी घटक होते हैं, जैसे प्लाज्मा कोशिकाएं, गॉबलेट कोशिकाएं, आमाशय की एसाइनस कोशिकाएं। नोट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केंद्रक और झिल्ली के बीच आवागमन मार्ग प्रदान करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिक्ति का निर्माण में सहायक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये CF 2018 में आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंतः झिल्लिका तंत्र का भाग नहीं है? तो यह हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया अंतः झिल्लिका तंत्र का भाग नहीं है। कोशिका जो अंतः झिल्लिका तंत्र के भाग होते हैं, ये हो जाएगा, इसमें अंतः झिल्लिका तंत्र के भाग कौन कौन होते हैं? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, लाइसोसोम हो जाएगा, गोल्जी बॉडी हो जाएगा और रसधनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में विभाजन के बाद भी माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या समान होती है, क्यों? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है विखंडन द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया का भी 2 भागों में विभाजन होता है। ये फर्स्ट ग्रेड 2018 में आया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक की खोज किसने की? तो केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, और स्लाइडेन और शान ने तो क्या, कोशिका सिद्धांत दिया था। ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अंतस्थ सेंट्रीमियर निम्नलिखित में से किस प्रकार का क्रोमोसोम में पाया जाता है? अंतस्थ, ये फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये पाया जा टीलोसेंट्रिक में। किस में पाया जाएगा? टीलोसेंट्रिक में। यह सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र का प्रकार है, और सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर 4 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक गुणसूत्र, ऐसा गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र बिंदु मध्य में हो। सब मेटासेंट्रिक मध्य से थोड़ा हटकर होगा, और एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्र बिंदु किनारे पर हो, और टीलोसेंट्रिक गुणसूत्र बिंदु शीर्ष पर हो। बिल्कुल मतलब गुणसूत्र की संरचना दिखा सैटेलाइट पर जो पाए जाते हो। कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो कोशिका की खोज सबसे पहले की थी रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, देख लेते हैं व्याख्या। मृत कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। ठीक है, कब की थी? 1665 में की। जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक ने की थी। केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने ट्रेडेस्केशिया पादप में की थी। किस में की थी? ट्रेडेस्केशिया पादप में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट ग्रेड का है, 2022 का है। यह है, निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग किसी भी कला से आवृत नहीं होता? तो ये हो जाएगा राइबोसोम। इसका आंसर हो जाएगा राइबोसोम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट व्याख्या है यहाँ पे, इसे ध्यान से देखिए, किसी न किसी एग्जाम में आता ही रहता है। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग का नाम पूछेगा तो क्या क्या बताएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। कौन कौन से दोहरी झिल्ली से परिबद्ध? 3 है। 2 झिल्ली से परिबद्ध 3 कोशिकांग हो जाएंगे। कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और केंद्रक। माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और केंद्रक। एक झिल्ली से 4 हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, सूक्ष्मकाय। सूक्ष्मकाय में क्या क्या पढ़ेंगे? पेरोक्सिसोम, ग्लाइकोक्सिसोम और स्फेरोसोम। झिल्ली रहित क्वेश्चन जिसमें झिल्ली नहीं, तो राइबोसोम और तारक का है, सेंट्रोसोम। ये इंपॉर्टेंट व्याख्या थी, इसे याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फर्स्ट ग्रेड 2015 का क्वेश्चन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सर्वप्रथम किसने खोजा था? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पोर्टर द्वारा खोजा गया था। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज पोर्टर ने 1897 में की थी, और गोल्जी बॉडी की कैमिलो गोल्जी ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है? प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है, तो ये हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा, ये माइक्रोप्लाज्मा हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा और नॉनस्टॉक हो जाएगा। नॉनस्टॉक एक शैवाल है। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण शैवाल, कवक, जंतु और पादप हो जाएगा। यूकैरियोटिक में जंतु, पादप, कवक और शैवाल। क्लोरेला एक शैवाल है जो यूकैरियोटिक कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता? मतलब पादप कोशिका में पाया ही नहीं जाता, तो ये हो जाएगा सेंट्रियोल। व्याख्या, पादप कोशिका में तारक काय अनुपस्थित होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, पादप कोशिका में तारक काय अनुपस्थित होता है जबकि जंतु कोशिका में उपस्थित होता है। सेंट्रियोल यानी तारक काय की आकृति कार्ड व्हील अर्थात बैलगाड़ी के पहिए के समान होती है। ये सेंट्रियोल के 9+2 जो पढ़ते हो तारक काय सेंट्रियोल। सेल्फ रिपब्लिकेशन ऑर्गन है, मतलब स्वतः ही उत्पन्न होता है, स्वतः ही नष्ट हो जाता है। शुक्राणु जनन में शुक्राणु की पूंछ का निर्माण तारक काय से होता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। शुक्राणु जनन में शुक्राणु की पूंछ का निर्माण किससे होता है? तारक काय से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन का प्रमुख स्थल है? कौन सा कोशिकांग वायु? तो ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं इसकी। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय या वायवीय श्वसन का प्रमुख स्थल है। इसमें कोशिका का ऊर्जा का घर या एटीपी का खजाना भी कहते हैं। पेरोक्सिसोम प्रकाशिकीय श्वसन में भाग लेने वाला कोशिकांग है। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाते हैं। एटीपी की फुल फॉर्म आपको कमेंट में लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि संस्कृत शिक्षा से फर्स्ट ग्रेड 2013 में आया हुआ है। निम्नलिखित जीवों में से असीम केंद्रकीय कोशिकाओं के उदाहरण कौन सा है? तो ये हो जाएगा जीवाणु और माइक्रोप्लाज्मा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग एकल कला युक्त है? ये फर्स्ट ग्रेड का है 2013 का और इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। ठीक है, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, सूक्ष्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थल कौन सा होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण का स्थल हमारे पास राइबोसोम हो जाएगा। व्याख्या, राइबोसोम कला रहित कोशिकांग है जो प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थल है, अर्थात राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है, ये भी सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा हो जाएगा? राइबोसोम। जब एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट ग्रेड 2013 का है, जब एक गुणसूत्र में सेंट्रोमियर की स्थिति उसके मध्य भाग में होती है तो ऐसा गुणसूत्र क्या? मेटासेंट्रिक। तो ऐसा गुणसूत्र क्या कहलाएगा? मेटासेंट्रिक कहलाएगा। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था पीछे। नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन। आज हमने 30 क्वेश्चन देख लिए हैं। लास्ट तीसरा क्वेश्चन है, कार्ट व्हील संरचना दर्शाती है, तो कौन? सेंट्रियोल दर्शाएगा। कौन दर्शाएगा? सेंट्रियोल। आइए इसकी व्याख्या देख ले। सेंट्रियोल जिसे तारक काय कहते हैं। तारक काय या सेंट्रियोल एक कला रहित कोशिकांग है जो केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। यह याद रखना, आपको घोट के पी जाना है कि तारक काय केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, जो केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका में सेंट्रियोल अनुपस्थित होते हैं। सेंट्रियोल की संरचना कार्ट व्हील अर्थात बैलगाड़ी के पहिए के समान होती है। तारक का सेल्फ रिपब्लिकेशन ऑर्गन से और इसकी खोज टी बोवेरे ने की थी। आशा करते हैं आज के 3 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और आपको ये अच्छे लगे होंगे। देखिए, थ्योरी तो पढ़ लेते हैं पर क्वेश्चन नहीं करते, जिससे हमें रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता। इसलिए आप हमारे साथ जुड़िए और हम जितने भी ये 20 टॉपिक हैं, ये 20 सारे टॉपिक हम आपको PYQ उपलब्ध कराएंगे, रोज़ 30-30 क्वेश्चन। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, क्योंकि इतने सारे टॉपिक हमें कवर करवाने आपके सहयोग के बिना नहीं हो सकता। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।